नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे करियर इन इमिग्रेशन। जब हम कोई देश में बाहर से प्रवेश कर रहा है, उसके बारे विचार करते हैं, ऐसे कामों के बारे विचार करते हैं, तो कौन कौन से भाव, कौन कौन सी राशियां देख सकते हैं, करियर भाव में किस प्रकार का बल आएगा। और यदि हम माने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जो स्थायी पद हैं, जिसमें एक प्रकार का पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का बल है, तो उसमें हम सूर्य और चंद्रमा, मुख्य रूप से चंद्रमा को ज्यादा देखेंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब में हम सूर्य का बल, क्योंकि सूर्य राजा है। चंद्रमा को भी फीमेल किंग की उपाधि प्राप्त है, एक प्रकार राजा ही स्वरूप मानते हैं। तो दशम भाव में उनका अच्छा खासा बल होना चाहिए। भावों की यदि बात करें तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो आप जानते हैं, वो पेपर वर्क रिलेटेड अप्रूवल। आप कहीं प्रवेश कर रहे हैं किसी देश में, तो चाहे आप सी पोर्ट से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा अप्रूवल देगा। और मुख्य रूप से, हालांकि इसमें बहुत अलग अलग विषय हो सकते हैं, उसमें एक प्रकार स्पाई वर्क भी हो सकता है कि जहां कोई व्यक्ति ऐसी इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, उसके बारे जांच करना भी शामिल हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से हम इमिग्रेशन में यह देखते हैं कि व्यक्ति का बहुत ज्यादा इंटरैक्शन होता है, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग सभ्यता संस्कृति के लोगों के साथ उसका संवाद होगा, और वो सब कुछ देखने के बाद उसको अप्रूवल देगा। मींस 9th हाउस भी देखा जाएगा। इंटरैक्शन बहुत हो रहा है, तो हम ज़ोडिएक भौचक्र की मिथुन राशि और ज़ोडिएक भौचक्र नवम भाव बृहस्पति की धनु राशि, इसी प्रकार से बुध का बल पेपर वर्क के लिए, और चंद्रमा का जो माने सी पोर्ट की बात करें, चलायमान एयरपोर्ट, इस प्रकार की जगह बात करें, तो कर्क राशि का विचार, मीन राशि का विचार, जल तत्व राशियों का ये विचार किया जा सकता है। आप जानते हैं मीन राशि पाइसेस की हम ज़ोडिएक 12वें भाव में मानते हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध भी है कर्क के साथ उसका, क्योंकि तीनों में जो चीज कॉमन है, तीनों ही जल तत्व, माने कर्क, वृश्चिक और मीन। हालांकि वृश्चिक का थोड़ा गुप्त पराक्रम जैसा काम है, वो बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन नहीं करता। तो इमिग्रेशन में भी यदि कोई स्पाई वर्क में है, तो फिर वृश्चिक स्कॉर्पियो को अटैच किया जा सकता है। अदरवाइज मुख्य रूप से तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक डीलिंग 4-12 राशियों का विषय बन सकता है। ठीक है, तो हमने उदाहरण को समझने के लिए और एग्जाम्पल चार्ट एक लिया है जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। कुछ जानकारी हमने गुप्त रखी है। वैसे महिला जातक का चार्ट है, और आप वैसे चार्ट देखेंगे तो आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आ जाएंगी। जो हमने बात बोली है वो एकदम फिट बैठती हैं हर प्रकार से। और तुला लग्न इनको मिला है, तुला लग्न और कर्क राशि का चार्ट है। तो जब भी हम तुला लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न कर्क राशि जो कॉम्बिनेशन है, दिमाग में पहली इमेज क्या जाती है, वो ठीक है, ग्रह का बल क्या है, कहां बैठा है, वो बाद में देखेंगे। तुला लग्न यानी बड़ा बैलेंसिंग नेचर है। तुला शुक्र का स्वरूप है, ठीक हो गया। तो ये राशि का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा किसको प्रिय है, ध्यान रखना। तुला जो एक बिजनेस राशि, व्यापारियों की राशि भी मानी जा सकती है, इसका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वैसे शनि महाराज को, ठीक हो गया। तो शनि, हालांकि इस चार्ट में जो हमने पर्टिकुलर चार्ट लिया, यहां डेबिलिटेटेड है, प्रथम दृष्टा नीच के बैठे हुए हैं। हालांकि नीच भंग हो जाता है पूरी तरह से, फिर भी रिलेटेड टू 7th हाउस यदि कोई पहला अटेम्प्ट होगा तो उसमें थोड़ा सा ऋणात्मक पहलू आ सकता है देखने में कुछ दिनों में ही, बट वो रिजॉल्व हो जाएगा। मींस अगर मैरिज को लेकर कुछ ऐसा मिसकैलकुलेशन चला, वो नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकता है, लेकिन वो जल्दी ही रिकवर भी हो गया, ठीक हो गया। और वैसे चार्ट में जो हमने सेलेक्टेड चार्ट लिया, इसमें कोई कमी नहीं मिली। धर्म कर्म अधिपति योग है, तो जैसे हमने वैसे भी बात की, जो इमिग्रेशन की बात करते हैं तो वो एक प्रकार का 9th हाउस
लॉ से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं कानूनी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। 9th हाउस को न्यायाधीश, जजिस का हाउस माना जाता है, जो अप्रूवल देता है। कहीं एंटर कर रहे हैं आप दूसरे देश में, आप बाहर से आ रहे हैं, आपका पेपर वर्क अच्छे से चेक हो रहा है, तो तीसरा भाव पेपर वर्क होता है। ठीक हो गया। तो हम यदि विचार करें, नवम भाव, लग्न से नवम भाव का स्वामी कौन है? बुध। दशम भाव का स्वामी चंद्रमा। तो 9 और 10 के स्वामी मिल रहे हैं ऑफिस स्टेटस में, तो जिसको हम कह सकते हैं 9th और 10th जब मिलते हैं तो ये सबसे बड़े राजयोग में माना जाता है, धर्म कर्म अधिपति योग। 10th हाउस हमारा ऑफिस है और सूर्य या चंद्रमा का प्रभाव पब्लिक सेक्टर के बहुत नजदीक रखता है, तो इनको एक प्रकार पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट पदासीन है, ये बहुत अच्छे पद पर हैं। और पेपर वर्क की दृष्टि से भी देखें तो यदि बात करें हम, 3rd हाउस का सर्वस्टक वर्क टॉप हाउस है और इसका स्वामी जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति इनके यदि हम चंद्र कुंडली से देखते हैं तो चंद्र कुंडली में वो इनके ऑफिस स्टेटस हाउस में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और शनि पाश्चात्य, दूसरे संस्कृति की बात कर रहा है। लग्न से भी यदि हम देखते हैं तो लग्न से माने सोशल इमेज, तो चंद्रमा मन वहां लगा है, घर चंद्रमा का है तो चलेगी सबसे ज्यादा चंद्रमा की ही। और चंद्रमा के साथ बुध बैठा है, चंद्रमा को बुध के साथ कोई आपत्ति नहीं है, इनफैक्ट चंद्रमा तो बहुत प्रेम करता है बुध को। ठीक हो गया। और राहु यानी फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल, तो ये सब चीजों को ऑफिस में लगातार, तो ये एक चीज हमारे लिए एक और भी चीज समझनी है कि चंद्रमा और राहु का बहुत क्लोज कंजंक्शन होने के बाद भी ये ऋणात्मक पहलू यहां नहीं माना जा रहा है। ठीक हो गया। जो हमारा फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल के साथ जो पेपर वर्क, इस प्रकार का इंटरेक्शन चल रहा है, वो चीज यहां पर धनात्मक पहलू विचार करते हैं। ठीक हो गया। और जैसे करंट में हमने जो चार्ट मिला है, वैसे तो तीसरा भाव सभी के चार्ट में देखा जाता है। यदि हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, या वैसे भी आप किसी और इमिग्रेशन के लिए देख रहे हैं कि मेरा इमिग्रेशन वर्क इजीली हो जाएगा कि नहीं होगा, वो 3rd हाउस से देखा जाता है। तो इनका जो 3rd हाउस है वो सर्वष्टक वर्ग का मतलब दूसरे ग्रह और दूसरी राशियां उस पर्टिकुलर भाव को कितने देने के मूड में है, तो फुल देने के मूड में है। ठीक हो गया। कोई किसी प्रकार की कमी यहां दिखाई नहीं देती है। और यहां लग्न में भी चंद माने शनि और मंगल का ये दृष्टि संबंध है, वो एक प्रकार 5th और 7th का मिलन होने से राजयोग समान लॉन्ग लास्टिंग फेम जैसा माना जा सकता है। ठीक हो गया। और यदि हम वैसे विचार करें कभी दूसरे चार्ट का भी, तो हम पाइसेस, मीन राशि जो एक प्रकार जलीय राशि है, उस पर भी विचार कर सकते, कितना बलाबल मीन राशि के पास है। मीन राशि का स्वामी होकर बृहस्पति यदि धर्म कर्म अधिपति योग में आप देख रहे हैं किसी चार्ट के लिए, तो वो इमिग्रेशन स्पेसिफिकली इस काम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, उस इंडस्ट्री में काम करना। अब अगर कर्क के साथ साथ उसमें वृश्चिक राशि का भी संबंध आ जाता तो वो इमिग्रेशन में केवल अंडरग्राउंड काम कर सकता, अंदर रहकर काम करने के लिए ज्यादा माना जा सकता है, गुप्त पराक्रम जैसा ज्यादा माना जा सकता है। लेकिन पब्लिक इंटरेक्शन काफी कम हो जाता है यदि स्कॉर्पियो का प्रभाव या वृश्चिक का प्रभाव ज्यादा आता है। ठीक हो गया। तो शुक्र आप देख रहे हैं लग्नेश बुद्धि का स्वामी होकर चार्ट प्रथम माने 11वें भाव में बैठा हुआ। 11वां भाव नेटवर्किंग के लिए देखा जाता है, बेस्ट फ्रेंड्स के लिए देखा जाता है। और ज़ोडिएक भौचक्र का ये सूर्य का स्थान है, तो सूर्य यानी पब्लिक सेक्टर, जैसे हमने बोला चंद्रमा और सूर्य ये मुख्य रूप से गवर्नमेंट के नजदीक रहना पब्लिक सेक्टर के लिए देखा जाता है। और यहां पर हम शुक्र को कोई कम नहीं मान रहे। षड्बल इसीलिए हमने लिया है समझने के लिए, यहां किसी भी प्लैनेट का षड्बल इफेक्टेड नहीं है। सब ग्रह षड्बल में जो रेड जोन है उसको क्रॉस करके, अगर आप देखें टॉप में सूर्य का षड्बल आ गया है। ठीक हो गया। नवम भाव पिता के लिए, पूर्वजों के दृष्टि से, अब यहां पर स्पेशली मुख्य रूप से यहां अप्रूवल की दृष्टि से सूर्य का बैठना बहुत बढ़िया माना जा सकता है। ठीक होगा। जो जिसके मन में कुछ ऐसा है कि भाई
28 डिग्री का सूर्य फल नहीं देता, तो ये हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है भाई। अगर ये बहुत ज्यादा डिग्री में आप इसको वयोवृद्ध मान रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो वृद्ध हो गया, आप कैसे फल देगा, या वो एकदम मृत हो गया है, ये लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास कि ये ऑलरेडी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे पद पर काम कर रहे हैं। तो ये मैंने पहले भी कई दफा बताया है, जो डिग्रियों के बारे में हम ये बातचीत करते हैं कि भाई आपका 1 डिग्री ग्रह है, आपका 29 डिग्री ग्रह फल नहीं देगा। मुझे लगता है शायद ये हमारी जो लौकिक बुद्धि है, जो हमारी चालाक बुद्धि है, जल्दी जल्दी काम करना, और जवान ही बढ़िया काम कर सकता है, वृद्ध व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, बालक क्या काम करेगा, शायद उससे प्रभावित है। अदरवाइज हम यदि बात करते हैं वो हमारी वृत्ति के हिसाब से कि भाई वयोवृद्ध थोड़ा कम काम करता है शारीरिक दृष्टि से, लेकिन जो मानसिक बल है उसके पास बहुत ज्यादा होता है। ठीक हो गया? तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये बड़ा एक्सपीरियंस्ड, बहुत अनुभवी सूर्य 28 डिग्री का होकर बैठा है। और आप समझ रहे हैं कि जैमिनी ऋषि ने उसी को आत्मकारक माना है। सूर्य वैसे हम सबका आत्मकारक होता है, और वो यदि आप देख रहे हैं डिग्रियों में सबसे ज्यादा डिग्री सूर्य के पास है। तो एक तो पॉइंट ऑफ हमारा ये हो सकता है देखना, पॉइंट ऑफ व्यू, कि हाँ भाई सबसे ज्यादा डिग्री है तो वो वृद्ध हो गया, वो मृत हो गया, अब वो क्या फल देगा। दूसरा है भाई ये तो आत्मकारक ग्रह है पिता की दृष्टि से। ठीक हो गया? तो पिता का बड़ा प्रेम है संतान के ऊपर। हालांकि पिता को सर्वस्टक वर्ग में थोड़ा कम अंक है, पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन तक पिता को थोड़ा समस्याएं हो सकती हैं, पिता का पराक्रम प्रभावित हो सकता है कुछ समय के लिए। अदरवाइज ओवरऑल चार्ट में तो कोई कमी ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रही है। ठीक हो गया? अब किसी को लग सकता है कि सर चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है, मां के साथ संवाद कम होता है। ठीक है, वो वर्क प्रोफाइल में ऐसे बिजी हैं, संवाद कम होता है। और अगर कोई ऐसा कभी ऐसा मन में विचार आता है कि चौथे भाव में केतु अनफेवरेबल राशि में बैठा है, तो क्या इनको हृदय संबंधी इशू हो सकते हैं, तो ये बात भी विचारणीय है फिर कि उसका दूसरे जो सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे ग्रह और दूसरे भाव, इस कारण से सर्वस्टक वर्ग 29 मिल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मां के संवाद केवल कम है। ठीक हो गया? अगर मां प्रसन्न रहे, मां शांत रहे, तो ये इनके लिए भी, इनके सुख के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि किसी कारण से मां के साथ बातचीत इनसे कम रहेगी, लेकिन आशीर्वाद या मां का सपोर्ट इनको बराबर मिलता रहेगा। कर्क राशि मतलब ही स्वराशि का चंद्रमा, यानी मां के स्टेटस को अकेले समझना हो कि मां का कैसा नेचर स्वभाव है, तो कर्क स्वराशि अपना ही घर, वो ठीक बात है, चंद्रमा के साथ बहुत ही क्लोज है राहु, उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब हमारे काम में वो अलाइन हो जाता है, काम में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, फिर उसको ऋणात्मक नहीं माना जा सकता है। ठीक हो गया? तो ये बात समझनी है कि जो चौथे भाव में केतु डिटैचमेंट या हृदय संबंधी रोग पैदा करता है, वो तभी कर सकता है जब इस भाव को दूसरे ग्रह, दूसरे भाव सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं होते। अदरवाइज कोई ऐसी समस्या नहीं है, हर प्रकार से ये बली माना जा सकता है चार्ट। ठीक हो गया? और विवाह के लिए भी मैंने कहा प्रथम जो प्रयास ऐसा होगा कोई प्रत्यंतर अंतरदशा में शनि को लेकर, उसमें शुरुआती कोई 20 दिन 1 महीने की व्यवधान आ सकता है, या फर्स्ट अटेम्प्ट इज नॉट गुड, और वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि नहीं हमने शायद ये पहला स्टेप गलत लिया, लेकिन ओवरऑल मैरिड लाइफ इज गुड। कारण भाई हम 2nd, 7th, 8th तीनों भावों को मिलाकर हैप्पी मैरिड लाइफ कंक्लूड करते हैं। दूसरा भाव हमारे घर में जो कौटुंबिक सुख, किटी पार्टी जैसा जो माहौल बनता है, उसकी बात बताता है। इसका स्वामी, मुख्य स्वामी इसका मंगल है, और सेकेंडरी लॉर्ड की यदि बात करें केतु, वो भवन में बैठा है। सामान्यतः दूसरे का चौथे से मिलन अच्छा माना जाता है। सर्वस्टक वर्ग भी थ्रेशोल्ड से ऊपर है, मींस गुड कैटेगरी, वेरी गुड मैं कहूंगा, 30 अंक है। 7वें भाव में बृहस्पति शनि के साथ, ध्यान रखना है शनि बृहस्पति का मित्र नहीं है लेकिन शत्रु भी नहीं है, और शनि डेबिलिटेटेड है, चंद्रमा से केंद्र में आ गया है, मंगल से दृष्ट है, इसीलिए इसका निश्चित समाप्त हो जाता। तो जो पहला अटेम्प्ट था वो थोड़ा माना जा सकता है ऋणात्मक कुछ विषयों को लेके था। अदरवाइज इनकी मैरिड लाइफ में इसका जो डिपॉजिटर है, अब मंगल 7वें को देखता है तो हम जानते हैं कि वो
मांगलिक हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना आंशिक मांगलिक, इनकी विवाह नॉन मांगलिक के साथ भी हो सकता है, बशर्ते मैच मेकिंग में 25 से ज्यादा गुण मिल रहे हो। क्योंकि एक प्रकार हम समझते हैं मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ गई, तो वो मंगल का जो कोर नेचर है, माने बेडरूम में कमांडर का देखना, और अगर उस पर कोई ऐसा उसके अलग विचारधारा, खासकर शनि या राहु की दृष्टि है, साथ में बैठा है, तो उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। और गुरु की दृष्टि भी उस प्रभाव को कम कर देती है। तो गुरु भी यहां बैठे हुए, इस कारण से हम मैच मेकिंग में हमें छूट मिल जाती है। अगर सामने वाला जो मैच मेकिंग के लिए चार्ट आया है उसमें यदि 18 गुण भी हैं, मांगलिक यदि है तो शादी के लिए जा सकते हैं। अगर नॉन मांगलिक भी है तो 25 से ज्यादा गुण मिलने पर यहां विवाह किया जा सकता है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। 8वां भाव होता है हमारा इन-लॉज फैमिली, हमारा लैंगिक सुख, तो वो भी उसका स्वामी शुक्र है। और एक प्रकार से ये भी कुछ ना कुछ ये बताता है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी अलग अलग समय पर शुक्र की अंतर्दशाओं में इनको भी कुछ समय के लिए कुछ रिसर्च अंडरग्राउंड वर्क के लिए ये रहना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली यदि इस चार्ट की बात करें कि इनको क्या करना चाहिए, कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए, नक्षत्र के हिसाब से यदि बात करें तो इनका चंद्र नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र का जो वैदिक देवता है वो है नागदेव। तो नाग देवता की उपासना, नागों का राजा वासुकी और शेषनाग की उपासना, और इसी प्रकार अलग अलग, क्योंकि ये सब नागों के एक स्वरूप जैसे माने जा सकते हैं। आप जानते हैं महाभारत में नागों की कथा आती, नागों की और गरुड़ की कथा आती है, उसमें अलग अलग नागों के रूपों का वर्णन मिलता है। कर्कोटक नाग हैं, उनके बारे में विचार कर सकते हैं, उनको ये देवता स्वरूप माने। तो नागों के लिए किए गए कोई भी, जैसे कभी ये कुछ ऐसा जहां पर एंटी वेनम एक्सपेरिमेंट होते हैं, जहां नागों का एकत्रण होता है, उसको एक प्रकार हॉबी रूप में भी कभी करना चाहेंगे लिए बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। और वो देवता स्वरूप है इनके। नागों के जब दिन चलते हैं, हम जब भारत में उसको नाग पंचमी स्वरूप मनाते हैं, इनके लिए वो स्पेशली एक बहुत अच्छा एक त्योहार की तरह, फेस्टिवल की तरह, एक उनके लिए आदरणीय डे स्पेशली इनके लिए। हमें कई बार लगता है कि हमारे काम, हम तो बहुत बड़े देवता की उपासना करेंगे जल्दी बन जाएगा, लेकिन नक्षत्र अनुसार वो देवता कई बार हमारा काम बहुत आसानी से बना देते हैं। ठीक हो गया, तो वो इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और कोई ऐसी पर्टिकुलर, जो हमने करंट चार्ट लिया है, कोई ऐसी कमी मिली नहीं, बड़ा बैलेंसिंग सा चार्ट है, हर प्रकार को बैलेंस करके चलेगा। यदि कोई राजसिक प्रयोग करना चाहते हैं तो लग्नेश होकर, प्रथम भाव का स्वामी यानी हमारे बुद्धि, लग्नेश होकर शुक्र महाराज 11वें भाव में बैठे हैं। चंद्र कुंडली से भी ये 11वें का स्वामी होकर धन भाव, चल अचल संपत्ति भाव में बैठे हैं। तो शुक्र का रत्न, डायमंड, हीरा, यदि ये 1 कैरेट का नेचुरल डायमंड ये मिडिल फिंगर राइट हैंड में धारण करते हैं, श्वेत में, सफेद धातु में, तो बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। और अगर आप वैसे विचार करें तो राजा और राजा के साथ रहने वाले माने कमांडर, इनका षडबल टॉप है, यानी पहला इंप्रेशन मंगल। ध्यान रखना है, कई बार ये बड़ा विवाद चलता है कि सर ग्रह को प्रभावशाली माना जाए, यानी सेटिंग एलिमेंट जो बैठे हैं, या उसका घर है उसको ज्यादा बली माना जाए। ठीक है, कोई भी प्लैनेट बैठा है, ठीक है, मंगल यहां बैठा है, लेकिन मंगल लैंडलॉर्ड नहीं है। हम ये थोड़ी कह देंगे मंगल के बैठने पर कि ये मेष लग्न बन गया या वृश्चिक लग्न बन गया। लग्न तो ये तुला ही रहेगा, चलेगी तो फेल और पास का निर्णय तो शुक्र महाराज ही करेंगे। ठीक है, षडबल में मंगल, यानी फर्स्ट इंप्रेशन, इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट जो बना रहा है मंगल, कि भाई कुछ ऐसा कमांड करने जैसा बल इनके पास है। लेकिन हम मंगल के बैठने के कारण लग्नेश को प्रभावहीन मान जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसा कई बार सुना है कि भाई ग्रह जो बैठा उसको महत्व ज्यादा दो, जो लैंडलॉर्ड घर का मालिक है उसको महत्व कम दो। ऐसा कभी होता है क्या? भाई ऑफिशियली वो घर का मालिक है। अब देखिए 9वें भाव में सूर्य महाराज बैठे हैं,
ठीक हो गया। लेकिन धर्म कर्माधिपति योग का कारण यहां पर बुध का दशमेश के साथ मिलना है। अभी भी वो बुध ही है जो 9 लॉर्ड है, वो 9th का लॉर्डशिप उसी के पास है। सूर्य ये बताता है कि नवम भाव में एक प्रकार का इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट एड ऑन कर दिया है सूर्य ने, लेकिन सूर्य कोई उसका ऑफिशियली उसका कोई घर का मालिक नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि षडबल में मंगल टॉप सेकंड प्लैनेट है, तो इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट, त्वरित प्रभाव वो दे रहा है लग्न में बैठकर। लेकिन आप इसको लग्नेश से ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह केवल षडबल होने से ज्यादा नहीं मान सकते भाई। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई हमारा जो लग्नेश है अगर षडबल में कम हो जाए इसका मतलब हम किसी और को लग्नेश बना देंगे। मेरे पिता ने मेरे पिता का ही मैं स्वरूप हूं, उनकी वही आत्मा है मेरे अंदर। अभी वो कोई और व्यक्ति उनसे ज्यादा बहुत इंटेलिजेंट है, उनका प्रभाव ज्यादा है, तो क्या मैं अपने स्वरूप को बदल दूंगा? क्या मैं अपनी आत्मा का जो कारण है पिता उनको बदल दूंगा क्या? तो इसी प्रकार लग्नेश का बल तो उतना ही रहेगा। षडबल ज्यादा होने से हम लग्नेश की भूमिका किसी और को दे दें या लग्न में बैठे ग्रह से लग्न को ज्यादा प्रभाव दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। मंगल ने अपना बल बढ़ा लिया वो ठीक बात है, लेकिन लग्न तो अभी भी तुला ही है, लग्नेश तो अभी भी शुक्र ही है। इनका तो इनके होने का कारण, इनकी पर्सनालिटी, इनकी बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो शुक्र महाराज ही हैं, चाहे षडबल में वो मंगल के नीचे भी आ रहा है। ठीक है, ये एक जरूर विचार करना अपने को कि जो ग्रह बैठा है वो या जो उसका मालिक है वो ऑफिशियली तो लैंडलॉर्ड, जैसे 7वें भाव का ऑफिशियल लैंडलॉर्ड तो कौन है? मंगल है लैंडलॉर्ड। त्वरित प्रभाव पैदा कर रहा है वो, घर में कुछ शुभता कभी अशुभता पैदा करते हैं, ये आके बैठते हैं जो ग्रह। लेकिन डिपॉजिटर को भूलना नहीं चाहिए, वो जमीन किसकी है, वो घर किसका है। ठीक हो गया। तो जब भी इमिग्रेशन के लिए देखेंगे तो आप भावों की दृष्टि से तीसरे भाव को देखें, नवम भाव अप्रूवल जजेस की दृष्टि से देखें, राशियों की दृष्टि से कर्क राशि को देखें जो एक प्रकार जलीय राशि मानी जाती है और हॉस्पिटैलिटी केयरिंग के लिए देखा जाता है। 12 नंबर मीन राशि को देखें जो एक प्रकार फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे भी हम जब लग्नेश का संबंध मानते हैं, 3, 9, 12 इस प्रकार से संबंध बांधते हैं, तो भी हम इसी प्रकार फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल के साथ जोड़ते हैं। लेकिन वो जब हमारे ऑफिस में भी सूर्य और चंद्रमा का बल बढ़ जाता है तो फिर वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भी बहुत बढ़िया बन जाता है। तो ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया। 3, 9, 12 प्लस सूर्य और चंद्रमा का यानी राजाओं का विशेष प्रभाव ऑफिस में स्टेटस में आना इनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में काम दिलवा रहा है। और यहां यह भी बात समझने वाली है कि यहां पर स्पेशली इस चार्ट के लिए चंद्रमा और राहु का कंजंक्शन बुरा नहीं माना जाएगा, वो उल्टा उनके प्रोफाइल को सपोर्ट कर रहा है कि आपके काम में ही यदि कुछ ऐसा है। ठीक हो गया। अगर मान लीजिए ये इस डिपार्टमेंट में काम ना कर रहे होते, फिर हम कहते कि भाई ये राहु यहां कर क्या रहा है, ये अवसाद भी दे सकता था व्यक्ति को, उनके भवन सुख को बाधित भी कर सकता था। ठीक हो गया। लेकिन अभी तो ये उस प्रकार वैसे वातावरण में चले जाकर दूसरी संस्कृति के लोगों के साथ कार्य करके ये अलाइन हो रहा है एक प्रकार। ठीक हो, तो हम नहीं तो क्या बोलते हैं, वैसे फिर प्रयोग करने चाहिए, वैसे संस्कृति के बारे स्टडी करना। वर्क प्रोफाइल यदि ऐसा नहीं है, चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन है, काम में कुछ ऐसा फॉरेन ट्रेडिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरे संस्कृति सिंबल इस प्रकार की चीजें नहीं है, तो फिर हमें और उल्टा पढ़ना चाहिए उसके बारे, दूसरी सभ्यता, दूसरा पंथ, दूसरे धर्म, उसके बारे क्या क्या चीजें उसको समझ, उसको रिगार्ड देना चाहिए, पॉजिटिव रिगार्ड देना। चंद्रमा राहु का जो ऋणात्मक फल है उसको काफी हद तक मिनिमाइज कर देता है, जिस प्रकार का इनका चार्ट है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। चार्ट कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।